सबसे पहला डायग्राम आता है फ्लावर का, जहां पे पार्ट्स ऑफ फ्लावर को एक्सप्लेन किया गया है। हालांकि बोर्ड एग्जाम में कम ही पूछा जाता है, बट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे ना ज्यादा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, यूजुअली ह्यूमंस में होमोजाइगस फीमेल होती है, हेटेरोजाइगस मेल होता है। अब आरएनए को भाई प्रोटीन बनाना है, तो इस आरएनए की मदद करेगा इसका दूसरा आरएनए भाई, जैसे टीआरएनए। Hello everyone, welcome to the platform of Physics Wala. I am your biology educator. My name is Dr. Arushitali और आज के सेशन में हम करने वाले हैं कंप्लीट डायग्राम्स ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी विद टेबल्स। हर एक डायग्राम जो आपकी क्लास 12th एनसीईआरटी की बायोलॉजी में छपा हुआ है वो आज के लेक्चर में है, और इस लेक्चर को मैं एकदम छोटा बनाऊंगी आप लोगों के लिए, एकदम क्रिस्प फॉर्मेट में, ताकि आप इसको 2x की स्पीड पे चलाकर हर चीज देख पाएं। जो जो डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है मैं उन पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी आपको लिख दूंगी, जो आप एग्जाम से कुछ दिन पहले रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं विदाउट एनी फर्दर वेस्टेज ऑफ टाइम। इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ऑफ क्लास 12th। सबसे पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम इसके डायग्राम्स को देख लेते हैं। तो भाई सबसे पहला डायग्राम आता है फ्लावर का, जहां पे पार्ट्स ऑफ फ्लावर को एक्सप्लेन किया गया है। हमें पता है पार्ट्स ऑफ फ्लावर में जो सबसे बाहर वाला रीजन होता है दैट इज कॉल्ड एज दी पेटल। पेटल बहुत सारे कलर्स की होती हैं, यहाँ पे जो ग्रीन कलर की हैं दैट इज सेपल्स। फिर जैसे ही हम अंदर की तरफ जाते हैं वी हैव द मेल पार्ट, द एंड्रोशियम और द स्टेमेन, जिसमें होता है एंथर एंड फिलामेंट। फिर भाई हम सबसे अंदर जाते हैं वी हैव द फीमेल पार्ट, जहां होता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, यहां पर आपको याद रखना है फर्स्ट वर्ल होता है सेपल, सेकंड वर्ल होता है आपका पेटल, थर्ड वर्ल होता है आपका मेल पार्ट एंड फोर्थ वर्ल होता है आपका फीमेल पार्ट। हम बाहर से अंदर की तरफ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, चलते हैं अब हम हमारे सेकंड डायग्राम की तरफ, विच इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ एंथर। सो बेसिकली आप लोगों का जो एंथर होता है बाइलोब्ड होता है, इसमें दो लोब होते हैं। अब अगर आप इसको काट के ऊपर की तरफ से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि एक लोब के अंदर दो थीका होते हैं। ठीक है, तो इट इज बेसिकली टेट्राथीकस, बट आपकी एनसीईआरटी में एक लोब के हिसाब से ही बताया गया है कि एक लोब में दो थीका है, इसलिए वो इसे डायथीकस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये है माइक्रोस्पोरेंजियम। जब ये माइक्रोस्पोरेंजियम इनके अंदर बाद में पोलन बना लेते हैं, हम उसको पोलन सैक कहने लगते हैं। यहां पर ये एक लाइन दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ डेहिसेंस। जब भाई एंथर फटता है और इसमें से पोलन ग्रेन्स निकलते हैं, वो इसी जगह से टीयर होता है। फिर भाई दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, यहां पर मैं इंपॉर्टेंट लिखूंगी, दैट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ वॉल्स ऑफ एंथर। अब इसके डायग्राम पर भी क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर 1 मार्कर 2 मार्कर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं कि भाई सबसे आउटर लेयर कौन है, एपिडर्मिस, उसके अंदर कौन सी है, एंडोथीसियम, सबसे अंदर कौन से थर्ड नंबर पे कौन सी है, मिडल लेयर, सबसे अंदर है टेपिटम। बाहर की जितनी भी लेयर्स हैं प्रोटेक्शन के काम आती हैं, टेपिटम जो होती है वो न्यूट्रिशन के काम आती है। और भाई यहां पर अंदर की तरफ होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि होमोजिनस सेल्स होते हैं, सारे एक जैसे होते हैं दिखने वाले, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल होते हैं, बीच में ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसकी लेयर्स यहां पर भी दे रखी हैं। ठीक है, इस तरीके से तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लेयर्स के नाम बताओ, फ्रॉम आउटर टू इनर, इनर टू आउटर, इस तरीके से, इसलिए ये डायग्राम आपको आना ही चाहिए। नेक्स्ट, ये आपके देखा एनसीईआरटी के अंदर कि भाई पोलन ग्रेन्स अलग अलग साइज की होती हैं, अलग अलग शेप की होती हैं। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन इस डायग्राम से एज सच देयर इज नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। यस, अब आता है आपका नेक्स्ट डायग्राम। अगेन इस डायग्राम को मैं इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगी क्योंकि यहां आपकी पोलन ग्रेन का डायग्राम दे रखा है कि आपकी पोलन ग्रेन जो होती है भाई, ये अपने 2 सेल स्टेज में कैसे आती है। जब भाई आपका माइक्रोस्पोर धीरे धीरे आपके माइक्रोस्पोर में जो वैक्यूल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे भाई एसिमेट्रिकल फाइबर्स बनने लगते हैं और भाई 2 सेल्स बनते हैं, दैट इज वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। तो ये कैसे सेल हैं, एक है आपका वेजिटेटिव सेल ऊपर वाला, दिस इज वेजिटेटिव सेल, दिस इज जेनरेटिव सेल।
फर्क क्या होता है इन दोनों में? जेनरेटिव सेल जो होता है इसका न्यूक्लियस स्पिंडल शेप्ड होता है और ये सेल थोड़ा छोटा होता है। वेजिटेटिव सेल थोड़ा बड़ा होता है, इसका न्यूक्लियस ट्यूब न्यूक्लियस कहलाता है और ये इरेगुलरली शेप्ड होता है। इसको हम कहते हैं टू सेल स्टेज पोलिन ग्रेन। ये टू सेल स्टेज पोलिन ग्रेन जो होती है 3 सेल में बदल जाती है जब जेनरेटिव सेल मेल गैमीट्स बना देता है। दिस इज कॉल्ड एज 3 सेल स्टेज पोलिन ग्रेन। जेनरेटिव सेल आगे जाके मेल गैमीट्स बनाता है 2 और वेजिटेटिव सेल आगे जाके पोलिन ट्यूब बनाता है। अगेन आपकी एनसीईआरटी ये बताना चाह रही है कि जो पोलिन्स होते हैं काफी न्यूट्रिटिव होते हैं। इन्हें बहुत सारी कंट्रीज में लोग टैबलेट्स और सिरप्स के फॉर्म में खाते हैं। या आप बस देख सकते हैं, नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस डायग्राम। यस, नाउ ये एक डायग्राम है जिसके ऊपर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायग्राम बेस्ड। हालांकि बोर्ड एग्जाम में कम ही पूछा जाता है बट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे तो एक फीमेल पार्ट का फोटो दे रखा है जहां स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी दे रखा है। यहाँ पर आपको बता रखा है कि अगर आपका जो फीमेल पार्ट है वो फ्यूज्ड होगा, ठीक है, पिस्टल फ्यूज्ड होगा, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज दी सिनकार्पस कंडीशन। सिनकार्पस क्या होती है? फ्यूज्ड कंडीशन, जहां सारे कार्पस फ्यूज्ड है। इसका एग्जाम्पल क्या है भाई? आपकी सिनकार्पस कंडीशन का एग्जाम्पल है पैपेवर। फिर ये वाली कंडीशन है जहां सारे कार्पल्स फ्री हैं, इस कंडीशन को कहते हैं एपोकार्पस कंडीशन। इस कंडीशन का एग्जाम्पल क्या है? मिशेलिया, ये पौधा, ठीक है। यहाँ पे आपके जो है भाई मेजर डायग्राम दे रखा है मेगास्पोर का, बता रखा है कि टिपिकल जो ओव्यूल होता है कैसा नजर आता है। ओव्यूल की आउटर लेयर होती है आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर लेयर है, आउटर लेयर है, ठीक है। बीच में क्या है? ये रहा आपका एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक जो होता है इसके आसपास आपका न्यूसेलस प्रेजेंट है। ये जो है आपकी प्लेसेंटा कनेक्ट हो रही है, यहां से प्लेसेंटा कनेक्ट है। दिस रीजन इज कॉल्ड एज द फ्यूनिकल। ये जहां से फ्यूनिकल प्लेसेंटा से इधर कनेक्ट हो रहा है ये वाला रीजन, दिस इज कॉल्ड एज द हाइलम। ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये चलाजल एंड है, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ये डायग्राम है आपके मेगास्पोरोजेनेसिस का, ठीक है। मेगास्पोरोजेनेसिस का डायग्राम आपको ड्रॉ ही करना पड़ेगा। अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स में मेगास्पोरोजेनेसिस पे क्वेश्चन आया तो डायग्राम तो ड्रॉ करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि मेगास्पोर मदर सेल जब मियोसिस करती है, मियोसिस 1 से 2 सेल बनते हैं, मियोसिस 2 से 4 सेल बनते हैं। तो ओवरऑल यहां तो हुआ आपका मियोसिस, यहां हो रहा है माइटोसिस, 1 से 2, 2 से 4, 4 से आपके 8, और फिर ये 8 न्यूक्लियस अपने आप को अरेंज करते हैं ऊपर की तरफ, दैट इज ऑन दी चलाजल एंड। आप इसको याद कर सकते हैं एसी, भाई डीजे वाले भैया एसी चला दो। दैट इज एंटीपोडल सेल्स आर ऑन दी चलाजल एंड। माइक्रोपाइलर एंड पे होते हैं आपके 2 सिनर्जिड्स और 1 एग सेल। 2 सिनर्जिड्स और 1 एग सेल मिलाके कहलाते हैं एग अपरेटस। क्वेश्चन आता है 1 मार्क एमसीक्यू में भी आपको आना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सेंटर में होता है ये बड़ा सारा सेंट्रल सेल, और इस सेंट्रल सेल में होते हैं बीच में 2 न्यूक्लियस जिसे कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। इस स्टेज को हम कहते हैं 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियस। फिर ये आपकी एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दे रखा है, वो जो पौधे होते हैं उनका, इसमें इन्होंने एक फोटो दे रखी है ये वाली। इस फोटो में इन्होंने बता रखा है सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर कि 2 टाइप के फ्लावर्स होते हैं, दैट इज क्लोज्ड फ्लावर्स आर कॉल्ड एज क्लिस्टोगैमस एंड ओपन फ्लावर आर कॉल्ड एज चास्मोगैमस। ये फोटो दे रखी है आपके विंड पॉलिनेटेड पौधों की। ये फोटोज यार, अब हम क्या है, वी कैन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, राइट। कोई भी फोटो आपके आ सकती है पेपर में, हम ये कह सकते हैं पूछ ले क्या है, तो हमें पता होना चाहिए यार ये फेदरी से जो स्टिग्मा है, ठीक है। क्योंकि यार विंड पॉलिनेटेड पौधों को लगता है यार अगर कोई पोलिन ग्रेन उड़ते हुए आ रही है तो हमारे फेदर्स में फंस जाए, तो इसलिए विंड पॉलिनेटेड पौधों के जो ये पूरा फीमेल पार्ट होता है स्टिग्मा वगैरह, वो काफी फेदरी होता है। ये फोटो भाई आपकी दे रखी है वाटर पॉलिनेटेड पौधे वैलिसिनेरिया की। वैलिसिनेरिया क्या करता है, ये अपने जो इसका जो बिल्कुल स्टॉक होती है ना, ये अपनी स्टॉक को एकदम लंबा करके बिल्कुल पानी की सतह पे आ जाता है, ताकि अगर कोई पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं तो ये उन पोलन ग्रेन्स को कैच कर ले, ठीक है। तो नॉर्मली वैलिसिनेरिया का जो स्टॉक होती है
वो काफी लंबी होती है ताकि वो एकदम सरफेस ऑफ वाटर पे आए, तो जो पोलन ग्रेन्स तैर रहे हैं उनको ये कैच कर ले। दूसरी फोटो दे रखी है एक इंसेक्ट पॉलिनेटेड पौधे की, कि कैसे इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है। यहां पर आपके फोटो दे रखी है बेटा पोलन ग्रेन्स वगैरह की, आपकी पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे होता है, ऐसी माइक्रोस्कोपिक इमेजेस दे रखी हैं। ये एक डायग्राम है, स्पेशली ये वाला डायग्राम आपके एग्जाम में बनाने आता है बहुत बार, जब आपके एग्जामिनर पूछता है कि हमें दिखाओ पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, कि यहाँ पे पोलन ट्यूब आई, वो इस एंड से अंदर गई, यहाँ पे लेबलिंग करके दिखाओ, तो हर चीज पूछता है। तो यार ये डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं बहुत बार। यहाँ पे आपको दिखा रखा है डबल फर्टिलाइजेशन। ये बता रहे हैं कि एक मेल गैमीट जो एग अपरेटस एग सेल से फ्यूज होता है, और जो दूसरा होता है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है। ये है आपके एम्ब्रियोस की इमेजेस, कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो एम्ब्रियो जो होता है भाई, वो सबसे पहले बनाता है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, फिर मैच्योर एम्ब्रियो। आपको मेनली सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, फिर मैच्योर एम्ब्रियो, है ना। चलिए, ये फोटो दे रखी है आपके डाइकॉट एम्ब्रियो की, है ना। यहाँ पे आपके डाइकॉट एम्ब्रियो और ये रही मोनोकॉट एम्ब्रियो। डाइकॉट एम्ब्रियो में आप देखोगे आपको दो कॉटिलिडन्स नजर आएंगे, नीचे की तरफ आपको रेडिकल, ऊपर की तरफ आपको प्लिम्यूल नजर आएगा। रेडिकल के नीचे कवरिंग है रूट कैप की, राइट। ये है आपका मोनोकॉट। मोनोकॉट में एक ही कॉटिलिडन होता है, उसका नाम होता है स्क्यूटेलम। ये एपीब्लास्ट क्या है, क्योंकि इसके पास दूसरा कॉटिलिडन नहीं है, तो दूसरे कॉटिलिडन के जो रेमिनेंट्स हैं वो यहां होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एपीब्लास्ट। मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में मेन डिफरेंस क्या है, कि जो ये मोनोकॉट होते हैं इनके ऊपर एक शीथ की कवरिंग होती है। प्लिम्यूल के ऊपर कवरिंग होती है एक सीलप्टाइल की, और रेडिकल की कवरिंग होती है सीलोराइजा की। ये एक चीज है जो प्लिम्यूल और रेडिकल के पास होती है मोनोकॉट्स में। ये डायग्राम है जहां पे इन्होंने काफी सारे सीड्स की इमेज दी है। ये ऊपर इन्होंने दो डाइकॉट सीड्स की दी है, नीचे इन्होंने दो मोनोकॉट सीड्स की दी है, जिसमें स्पेशली ये वाला डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वाले डायग्राम को आपको ड्रॉ करना पड़ता है। अगर कभी किसी सीड का डायग्राम आता है तो आप दिखा सकते हैं प्लिम्यूल, रेडिकल, सीलोराइजा, सीलप्टाइल। स्क्यूटेलम क्या है आपका, ये एक कॉटिलिडन है, ये एंडोस्पर्म है, ये कवरिंग है। तो ये डायग्राम आपको दिखाना पड़ता है अगर आपके सीड का ड्रॉ डायग्राम आ जाए। वैसे तो नहीं आता है, बट फिर भी अगर कोई लेबलिंग पूछ ले, क्वेश्चन आए, तो इससे आने के चांस रहते हैं। ये भाई आपके प्याज का डायग्राम है, दिस इज बेसिकली अनियन सीड, ठीक है। मोनोकॉट सीड दिखा रखा है। यहाँ पे आपके फॉल्स फ्रूट की फोटो दे रखी है। फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, जो ओवरी के बजाय किसी और जगह से उगते हैं, जैसे ये दोनों थैलेमस से उगे हैं। तो ये स्ट्रॉबेरी की फोटो दे रखी है, एप्पल की फोटो दे रखी है। फिर आता है हमारा सेकेंड चैप्टर, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेटरल क्रॉस सेक्शन का फोटो है। लेटरल क्रॉस सेक्शन के फोटो में आप देख सकते हैं कि द इनलार्ज पार्ट ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड एज द ग्लैंस पेनिस। जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा एक कॉमन डक्ट होती है मेल्स में, जहां से यूरिन भी निकलता है और सीमेन भी निकलता है, ठीक है। अब यहां पर आप इसका ये वाला डायग्राम ज्यादा ड्रॉ करना प्रेफर करते हैं। मैं मेरी क्लासेस के अंदर मेजरली यही डायग्राम ड्रॉ करवाना प्रेफर करती हूँ। सो इस डायग्राम में बेसिकली आप ड्रॉ कर सकते हैं कि नीचे दो स्क्रोटम हैं, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस हैं, टेस्टिस के ऊपर यहाँ पे एपिडिडाइमस है, यहाँ पे आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये टेस्टिस से निकल रही है यहाँ पे ये वासर डिफरेंस इस तरीके से, और ये वासर डिफरेंस कैसे यूरिनरी ब्लैडर के पीछे जाती है और आपकी सेमिनल वेसाइकल से जुड़ती है। यहाँ आपकी प्रोस्ट्रेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती हैं, बीच में यूरेथ्रा होती है। इस तरीके से यहाँ लेबलिंग हो रखी है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को तो आपको ध्यान रखना ही है, क्योंकि वैसे इस डायग्राम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन। टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन क्या है कि भाई टेस्टिस के अंदर होते हैं कंपार्टमेंट्स, इन कंपार्टमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स ओपन होते हैं रेटी टेस्टिस के अंदर,
और रेटी टेस्टिस से ये जाते हैं एपिडिडाइमस के अंदर थ्रू वास एफरेंशिया। तो यहाँ पे ना ज्यादा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन। आपको पता होना चाहिए कि ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ये रेटी टेस्टिस है, ये वास एफरेंशिया है, ये एपिडिडाइमस है। फिर नेक्स्ट डायग्राम आपका क्रॉस सेक्शन दे रखा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं, बड़े बड़े सर्टोली सेल्स और होते हैं छोटे छोटे स्पर्मेटोगोनिया। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं दीज आर स्पर्मेटोगोनिया, जो मेजरली आपकी ह्यूमन मेल के अंदर स्पर्म्स बनाते हैं, और जो लंबे वाले सेल्स हैं दीज आर कॉल्ड एज सर्टोली सेल्स, जो क्या करते हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ये तो था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, बट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एट द एंड प्रेजेंट किस में होते हैं? आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल में। और आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल में और भी छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। ये रिलीज करते हैं मेल हार्मोन्स जैसे एंड्रोजेंस। फिर ये सिस्टम दे रखा है आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, साइड क्रॉस सेक्शन दे रखा है लेटरल। इसमें बस आपको इतना पता होना चाहिए कि दिस इज द यूट्रस। बहुत बार अगर गलती से भी कभी इस क्वेश्चन पे डायग्राम बेस्ड आ गया तो बहुत बच्चे कंफ्यूज ही हो जाएंगे कि यूट्रस कौन सा था इनमें से। तो यू शुड नो कि ऊपर की तरफ यहाँ पे रेक्टम दे रखा है या नीचे यूरिनरी ब्लैडर है, बीच में ये रहा यूट्रस। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, अगेन इंपॉर्टेंट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चाहे यूट्रस पे क्वेश्चन आए, चाहे यूट्रस की लेयर पे आए, चाहे फेलोपियन ट्यूब पे आए, ये डायग्राम तो आपको बनाना ही पड़ेगा। यहाँ आपको दिखाना है कि दो ओवरी हैं, यूट्रस के तीन हिस्से हैं, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। यूट्रस की तीन लेयर्स हैं, अंदर की लेयर एंडोमेट्रियम, बीच की लेयर मायोमेट्रियम, बाहर की लेयर पेरीमेट्रियम। ठीक है, इस तरीके से फेलोपियन ट्यूब के तीन हिस्से हैं, इनफंडिबुलम फनल शेप्ड, एम्प्यूला जहां फर्टिलाइजेशन होता है, इस्थमस वो हिस्सा जो यूट्रस के सबसे पास है। यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जिनको फिम्बरी कहते हैं, जो ओवा कैच करने के काम आती हैं। दिस इज द सर्वाइकल कैनाल एंड दिस इज द वेजाइना। ये सारी लेबलिंग्स आपको आनी चाहिए। देन दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ मैमरी ग्लैंड का क्रॉस सेक्शन। मैमरी ग्लैंड के क्रॉस सेक्शन में आपको एक चीज याद रखनी है कि मैमरी ग्लैंड्स के अंदर, एक मैमरी ग्लैंड के अंदर लोब्यूल्स होते हैं 15 से 20 मैमरी लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, इन मैमरी लोब्यूल्स के अंदर होते हैं छोटे छोटे ऐसे मैमरी एल्वियोलाई। क्या होते हैं ऐसे छोटे छोटे मैमरी एल्वियोलाई? इन मैमरी एल्वियोलाई में बनता है दूध, और इन मैमरी एल्वियोलाई से ऐसे छोटे छोटे निकलते हैं मैमरी ट्यूब्यूल्स। देख रहे हो इतने छोटे छोटे। इनकी लेबलिंग क्या है यार, एनसीईआरटी के डायग्राम में ना अच्छी नहीं दे रखी है, आप एकदम कंफ्यूज ही हो जाओगे कि किधर क्या दे रखा है। इन मैमरी ट्यूब्यूल्स के जुड़ने से निकलती है एक मैमरी डक्ट। देख रहे हो इतनी प्यारे से मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया है। इन मैमरी ट्यूब्यूल्स के जॉइंट होने से निकलती है मैमरी डक्ट, और ये मैमरी डक्ट ऐसे फूलती है और आगे की तरफ ज्वाइन होती है। ठीक है, ये मैमरी डक्ट से यहाँ पे जो आप देख रहे हो फूला हुआ रीजन, इसे कहते हैं मैमरी एम्प्यूला, जहाँ पे टेम्परली दूध स्टोर होता है। ये आगे जो देख रहे हो आप निकलती हुई, दीज आर लैक्टिफेरस डक्ट्स, जहां से बच्चा सक करता है निपल के थ्रू मिल्क को। निपल के आसपास का जो रीजन होता है थोड़ा डार्क होता है, जिसे हम कहते हैं एरियोला। राइट, तो ये आपका भाई डायग्राम है मैमरी ग्लैंड का, जो आपको आना चाहिए अच्छे से। फिर भाई ये डायग्राम है, अगेन ये डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है। इस डायग्राम में ऐसे दिखा रखा है, बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस को बता रखा है कि स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं स्पर्म्स। तो सबसे पहले बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्म। स्पर्मेटोजोआ को ही स्पर्म कहते हैं। तो आप ये डायग्राम में ऐसे ऐसे करके लेबलिंग, मेजरली इस डायग्राम की लेबलिंग इंपॉर्टेंट है कि किस सीक्वेंस में स्पर्म बन रहा है। देन स्पर्म का डायग्राम दे रखा है। स्पर्म के डायग्राम पे से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू इसका डायग्राम बनाने। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि भाई एक तो इसकी बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। हेड में क्या क्या है? एक्रोसोम जिसमें एंजाइम्स भरे हुए हैं, और न्यूक्लियस।
इसकी नेक में क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स, बट अगेन एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं, हमें क्या मतलब। मिडल पीस में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिडल पीस है माइटोकॉन्ड्रिया, मिडल पीस में है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और यहाँ पे पूरे स्पर्म की बॉडी पे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मैं जितना इसको बोलूं उतना कम है भाई इस डायग्राम के लिए, उतना कम है इस डायग्राम के लिए। ये बहुत ही बेहद ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। मतलब आप क्या मानते हैं, इस डायग्राम के ऊपर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ड्रॉ करने के लिए आइडेंटिफाई द लेबलिंग्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे भाई बताया गया है कि किस तरीके से फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है। लेबलिंग में पूछा जाता है भाई बताओ ये क्या है, प्राइमरी फॉलिकल, ये प्राइमरी है तो सेकेंडरी है, तो यहाँ ये रहा टर्शरी, ये है ग्राफियन। ये क्या रिलीज हुआ है, सेकेंडरी oocyte। पुरानी एनसीईआरटी में यहाँ ओवम लिखा था, न्यू एनसीईआरटी में सेकेंडरी oocyte है, विच इज करेक्ट, तो लेबलिंग सही करके आना। ये है कॉर्पस लूटियम, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्या है, कॉर्पस लूटियम। लेबलिंग गलत मत करके आना और डायग्राम की प्रैक्टिस करना। फिर स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis का एक छोटा सा टेबल दे रखा है। इस टेबल में मेजरली आप ये चीज देख सकते हैं कि सीक्वेंस क्या है, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और स्पर्म। यहां पर क्या है, oogonia से प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte एंड ओवम। बट ये एक अनइक्वल डिवीजन है। यहाँ पे क्या है, पोलर बॉडीज बनती हैं जो बाद में डीजेनरेट हो जाती हैं, प्लस oogenesis अटक अटक के चलती है प्रोसेस। यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन अरेस्ट हो जाती है प्रोफेज 1 में, मियोसिस 2 अरेस्ट हो जाती है मेटाफेज 2 में। तो ये बेसिकली चार्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ, अगेन इंपॉर्टेंट। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल पे कोई क्वेश्चन आए, वैसे तो एग्जामिनर यूजुअली बोलते नहीं है कि आप मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ बना के आइए, बट मैं एज अ टीचर आपको ये बोलूंगी, इफ यू वांट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स, कोई भी चीज अगर 3 नंबर की है अप्रॉक्स और आपको लग रहा है आप उसको डायग्राम बना के और बेहतर तरीके से बता सकते हैं, तो बिल्कुल बताइए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक फीमेल के पीरियड शुरू हुए, पीरियड शुरू हुए हैं, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एकदम नॉर्मल है, FSH और LH हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे 3 से 5 दिन में पीरियड्स खत्म हो गए, फिर शुरू हुआ प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव और फॉलिकुलर फेज में क्या हुआ, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ। फॉलिकल्स कैसे बने, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफियन। जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल तक बने, किसकी वजह से बन रहे हैं, FSH हार्मोन। फिर बाई 14th डे, दैट इज मिडिल ऑफ द साइकिल में होता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है, जब ये ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है और सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। सेकेंडरी oocyte रिलीज होने को ही ओव्यूलेशन कहते हैं। ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये डीजेनरेट होके कॉर्पस लूटियम बना लेता है। बट आपको याद रखने की बात क्या है कि ओव्यूलेशन के दौरान LH सर्ज होता है, मतलब LH अपनी पीक पे आता है। और जब ग्राफियन फॉलिकल बनता है तो एस्ट्रोजन भी पीक दिखाता है। आप देखना, ये एस्ट्रोजन की पीक ओव्यूलेशन वाले दिन की नहीं है, ओव्यूलेशन से एक दिन पहले की है, जब ग्राफियन फॉलिकल था। फिर कॉर्पस लूटियम तो 2 हार्मोन्स बनाता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इसी की वजह से यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की पीक आई हुई है, और यूट्रस की लेयर तो डेवलप होती ही जाती है समय के साथ। फिर आता है बेटा ये डायग्राम, दैट इज ओवम विच इज सराउंडेड बाय स्पर्म्स। ओवम में अगर आप देखोगे बीच में ये आपका सेकेंडरी oocyte है, यहां पर भाई इसके कौन सी लेयर है, दैट इज जोना पेलुसिडा, ठीक है। ये रही आपकी जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के बाहर ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर है जिन्हें हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। बीच में एक स्पेस है जिसे कहते हैं पेरीवेटेलाइन स्पेस, और ये बहुत सारे स्पर्म्स अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। यस, इंपॉर्टेंट डायग्राम, नॉट इंपॉर्टेंट, आई विल से वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस डायग्राम पे भी डायग्रामेटिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि बेसिकली ये डायग्राम दिखा रहा है इम्प्लांटेशन कैसे हो रहा है, क्लीवेज कैसे हो रहा है। तो ये दिखा रहे हैं भाई जाइगोट पहले 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज। 8 सेल स्टेज को ये पूछ लेते हैं क्या कहते हैं, मॉर्यूला। फिर यहाँ बोल देते हैं ये क्या है, 16 सेल स्टेज, लेट मॉर्यूला। फिर ये ऐसे बोलेंगे आइडेंटिफाई दिस, हमें दिख रहा है भाई ट्रोफोब्लास्ट है, इनर सेल मास है, ये तो ब्लास्टोसिस्ट है। वो आपसे पूछ लेंगे ये H क्या है,
ये बताओ, दिस इज ब्लास्टोसिस जो इम्प्लांट हो रहा है। क्वेश्चन काफी आते हैं। देन बेटा ये डायग्राम है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये एमनियोटिक सैक के अंदर बेबी है। अब ये जो एम्ब्रियो है इसके यहां से जो निकल रही है, दिस इज अम्बेलिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा यहाँ पे जुड़ती है और प्लेसेंटा डिस्क शेप्ड होती है। तो कभी गलती से अगर इस चीज की लेबलिंग पूछे तो प्लीज कृपा करके प्लेसेंटा मत लिख देना, इट इज अम्बेलिकल कॉर्ड। फिर आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या है, सबसे पहले कॉन्डम्स की फोटो दे रखी है, दिस इज अ मेल कॉन्डम। यूजुअली इनके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते। दिस इज अ फीमेल कॉन्डम विच इज फेमिडोम। यहां पर दे रखी है एक आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस की फोटो। आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, बाकी क्वेश्चंस नहीं आते हैं ज्यादातर इस पे, ठीक है, मतलब डायग्राम पे नहीं आते उसके, वैसे आईयूडी पे आते हैं। ये हैं इम्प्लांट्स जो सिलिकॉन बेस्ड होते हैं, जो स्किन के अंदर लगाए जाते हैं। यहाँ पे फोटो दे रखी है सर्जिकल मेथड्स की। मान लीजिए भाई कोई पेरेंट है, उनके बच्चे हो चुके हैं, दे डोंट वांट टू गेट प्रेग्नेंट एनीमोर, तो अगर फीमेल भाई कराएंगी अपनी नसबंदी, हम हिंदी में कह सकते हैं, तो इस प्रोसीजर को हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, जब एक फीमेल अपनी फेलोपियन ट्यूब को कटवा ले, ताकि जो ओवा है उसका ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, तो भाई बच गई। यहाँ पे मेल में क्या होती है, दैट इज ट्यूबेक्टोमी, सॉरी वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में क्या होता है, मेल की वासा डिफरेंस को काट के बांध दिया जाता है, ताकि जो स्पर्म्स का ट्रांसपोर्ट है वो रुक जाए। तो भाई सीधी सी बात है, स्पर्म का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा तो प्रेगनेंसी के चांसेस निल हो गए। तो ये दोनों टेक्निक्स हैं, फोटो से पहचान में आनी चाहिए बस। फिर हम मूव करते हैं हमारे फोर्थ चैप्टर पे, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर में भाई सबसे पहले जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स चूज किए थे, मतलब 14 ट्रेट्स चूज किए थे, उनका डायग्राम इज नॉट इंपॉर्टेंट बट फीचर्स आर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। कि भाई राउंड ज्यादा इसका डोमिनेंट है, रिंकल्ड रिसेसिव है, स्टेम हाइट टॉल डोमिनेंट है, ड्वार्फ रिसेसिव है। स्पेशली फ्लावर पोजीशन तो बच्चों को याद ही नहीं रहती कि डोमिनेंट एक्सियल है, टर्मिनल रिसेसिव है। तो इन सारी चीजों को याद होना चाहिए, डायग्राम इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे दूसरा डायग्राम है, जहां पे मेंडल ने दिखाया है कि किस तरीके से उन्होंने पॉलिनेशन करवाया था और किस तरीके से सारे पौधे आए थे। तो जब सारे पौधे बने थे तो ये सारे ही टॉल थे। अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इनमें से होमोजाइगस टॉल कौन है, हेट्रोजाइगस टॉल कौन है। ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का डायग्राम है, जहां पे उन्होंने दिखाया है कि जब आप एक टॉल और ड्वार्फ पेरेंट को क्रॉस करते हो तो आपके F1 जनरेशन ऐसी आती है। पर आप देख के नहीं बता सकते ये हेट्रोजाइगस है दोनों, इनकी सेल्फिंग कराते हो, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। तो F2 जनरेशन में रेशियो आ जाता है 3:1, 3 टॉल 1 ड्वार्फ। दिस इज अ फिनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक क्या होता है, 1:2:1। अगेन डायग्राम इज नॉट इंपॉर्टेंट, इसकी थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही इन्होंने पुनेट स्क्वायर बना के सेम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को दिखाया है। डायग्राम इज नॉट इंपॉर्टेंट। यहां पर यस दिस इज इंपॉर्टेंट। इसका रीजन है कि टेस्ट क्रॉस ज्यादातर क्वेश्चन में ना आपको डायग्राम से भी वो फंसा सकते हैं, या डायग्राम ड्रॉ करने भी आता है कि टेस्ट क्रॉस बना के दिखाओ। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, अगर मुझे पहचानना है कि कोई पौधा हेट्रोजाइगस है कि होमोजाइगस है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो अगर कोई भी चीज क्या है आपकी होमोजाइगस है, अगर होमोजाइगस टॉल है तो सारे ही टॉल आएंगे। रेशियो होता है टेस्ट क्रॉस का 1:1। पर अगर ये हेट्रोजाइगस टॉल है तो आधे टॉल आएंगे आधे डॉर्फ, फिर भी रेशियो तो आएगा 1:1। यहाँ आपकी बुक में फ्लावर कलर बता रखा है, तो वायलेट कलर डोमिनेंट है। तो भाई ये बोल रहे हैं अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है तो सारे फूल वायलेट आएंगे, अगर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है तो आधे फूल वाइट आधे फूल वायलेट आएंगे। पर एक्चुअली मैम टेस्ट क्रॉस में मेजरली क्रॉस किससे करवाते हैं बेटा, क्रॉस करवाते हैं रिसेसिव पेरेंट से। क्रॉस किससे कराते हैं, रिसेसिव पेरेंट से। दोनों का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से करा रखा है।
नेक्स्ट आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्रॉस दे रखा है, अगेन इंपॉर्टेंट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। याद रखना इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ना क्वेश्चन में हमेशा फ्लावर का नाम मेंशन्ड होगा, अगर आपका कोई एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है तो। यहाँ पे आपका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो दोनों 1:2:1 आते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर पे कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाता, इसलिए हमें पिंक रंग नजर आता है। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इंपॉर्टेंट है। ये आपके डाई हाइब्रिड क्रॉस बना रखा है। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का ये डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं, आपको ड्रॉ करना आना चाहिए डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये आपकी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में दो डायग्राम्स दे रखे हैं। बेसिकली यहाँ पे उन्होंने आपको सटन एंड बोवरी ने माइटोसिस एंड मियोसिस एक्सप्लेन किया है। इस डायग्राम के ऊपर भी अगेन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्या होता है ये आपको मियोसिस और माइटोसिस समझा रहा है तो उसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, वापस से उन्होंने यही बताया कि किस तरीके से जो है सेपरेट हो रहे हैं सारे सेल्स, उनमें फीचर्स कैसे जा रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर होता है या आप देखो पेयर बने हैं, समझ रहे हो, क्रॉसिंग ओवर भी होता है। ये देखो दैट इज दे आर शोइंग। फिर भाई ये आपके जो मॉर्गन है उन्होंने ड्रोसोफिला सेलेक्ट की थी, तो उन्होंने बताया था भाई जो मेल ड्रोसोफिला है वो छोटी होती है, फीमेल ड्रोसोफिला जो होती है थोड़ी लंबी होती है। तो ये वाली चीज आप देख सकते हैं। डायग्राम इज नॉट इंपॉर्टेंट अगेन। ये वाला क्रॉस इंपॉर्टेंट है, क्रॉस बनाने नहीं आता, पर इस क्रॉस का ये जो परसेंटेज दे रखा है दोनों क्रॉस का, ये परसेंटेज आपको याद होना चाहिए। क्रॉस ए किसके बीच में था, बॉडी कलर और आई कलर के बीच में। अगर बॉडी कलर और आई कलर के बीच में दे रखा है, किसमें दे रखा है, बॉडी कलर एंड आई कलर के बीच का क्रॉस दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन है 98.7%, रिकॉम्बिनेंट बनेंगे 1.3%। और अगर क्रॉस दे रखा है आई कलर एंड विंग टाइप में, तो आपको पता होना चाहिए कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन है 62.8% एंड रिकॉम्बिनेंट है 37.2%। यहां पे ये रिकॉम्बिनेंट ज्यादा क्यों है, क्योंकि भाई डिस्टेंस ज्यादा है। आप देखो ना दोनों जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज कम है। ठीक है, लिंकेज कम है मतलब रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस कम है दोनों जीन्स के बीच में, डिस्टेंस कम है तो लिंकेज ज्यादा है, लिंकेज ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम है। फिर भाई ये आपके सेक्स डिटर्मिनेशन का चार्ट दे रखा है। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि होमोजाइगस कहाँ पे हैं। देखो यूजुअली ह्यूमंस में होमोजाइगस फीमेल होती है, हेट्रोजाइगस मेल होता है। हेट्रोजाइगस मेल मतलब इसके जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं अलग अलग होते हैं, एक्स और वाई। ड्रोसोफिला में भी ह्यूमंस की तरह ही होता है, मेल में एक्स वाई, फीमेल में एक्स एक्स। पर चिड़ियाओं में ऐसा नहीं होता, चिड़ियाओं में उल्टा है, चिड़ियाओं में मेल होमोजाइगस होते हैं, फीमेल हेट्रोजाइगस होती है। सेक्स डिटर्मिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको तो डिटेल में पढ़ना। एनसीईआरटी में ग्रास सॉपर सबका दे रखा है जेड जेड जेडो। यहाँ पे आपका दे रखा है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, इंपॉर्टेंट। हालांकि डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका चार्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग मेरे से पढ़ते हैं या मेरे कोई वीडियो से पढ़ रहे हैं तो बेटा इसका चार्ट जरूर देखना। ये बस ये चार्ट ये बताता है कि जो फीमेल है वो क्या करती है, मियोसिस करके गैमीट्स बनाती है, और जो मेल है उसके पास 16 ही है क्रोमोसोम, वो माइटोसिस करके गैमीट बनाता है। और भाई ये इसका गैमीट और इसका गैमीट मिलके बच्चा बना सकता है, या तो फीमेल भी या वर्कर भी। पर ये बिना मेल के, ये तो एक केस था, पर ये बिना मेल के पार्थिनोजेनेसिस करके भी बच्चा बना सकती है ड्रोन्स। तो भाई जो फीमेल होती है वो मेल के साथ फ्यूज होकर भी बच्चा बना सकती है, और मेल अगर नहीं है उसके बिना पार्थिनोजेनेसिस के बिना भी बच्चा बना सकती है। बट ये एनसीईआरटी का चार्ट इतना वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपके बस कुछ सिंबल्स दे रखे हैं, दैट इज पेडिग्री एनालिसिस के, कि आप मेल को स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फीमेल को सर्कल से, सेक्स अनस्पेसिफाइड को इस तरीके से।
अफेक्टेड इंडिविजुअल सॉलिड कलर में होता है। ये आप देख सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस में हेल्प करता है। कई बार मैच द कॉलम में पूछ लिया जाते हैं सिंबल्स पर, बट नॉट एज इंपॉर्टेंट। पेडिग्री अगर आप ओवरऑल समझते हैं तो ये सिंबल्स आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। ये यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है कि ये पेडिग्री में हम गेस करना है कि किस चीज का है। तो हम देख सकते हैं यार यहाँ पे 3 जनरेशंस हैं, ये माँ बाप, इनके बच्चे और फिर इनके बच्चे। तो हम देखेंगे कि तीनों जनरेशन में कोई ना कोई अफेक्टेड है। इसमें भी अफेक्टेड है, इस जनरेशन में भी, इसमें भी। मतलब डिजीज तो डोमिनेंट है। यहां पे मदर से सन को जा रही है बीमारी, बट मदर से डॉटर को भी जा रही है, मतलब ये सेक्स लिंक्ड नहीं है। इट इज अ ऑटोसोमल डोमिनेंट बीमारी। ऑटोसोमल डोमिनेंट का एक ही एग्जांपल है आपकी एनसीईआरटी में, दैट इज मायोटोनिक डायस्ट्रोफी। दूसरा चार्ट है, इसमें भी 3 ही जनरेशंस दे रखी हैं। तीनों जनरेशन में बीमारी नहीं है, जैसे इसमें नहीं है, विच मीन्स ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई मेल से डॉटर में बीमारी नहीं जा रही, फादर से है ना डॉटर में नहीं जा रही, मदर से सन में नहीं जा रही, मतलब ये सेक्स लिंक्ड तो नहीं है। इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव में सिकल सेल अनीमिया की कंडीशन है। क्लियर? यहाँ पे इन्होंने पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल दे रखा है सिकल सेल अनीमिया का। सिकल सेल अनीमिया में इन्होंने एक चीज बता रखी है कि सिकल सेल अनीमिया में जीन में म्यूटेशन होता है। यहाँ ए की जगह यू आ गया, तो यहाँ 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड बनने की बजाय क्या बन गया? वेलाइन बन गया। तो आपको पता होना चाहिए कि सिकल सेल अनीमिया में GAG की जगह GUG होता है, जिसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन बन जाता है। कौन सी पोजीशन पे? 6th पोजीशन पे। अगेन डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ये फोटो दे रखी है डाउन सिंड्रोम के एक बच्चे की, कि इसका हेड राउंड है, ब्रॉड फ्लैट फेस है ना, इनके लूप्स हैं फिंगर्स पे। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है इस डायग्राम में कि 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है। तो 21st क्रोमोसोम पे 2 की जगह 3 क्रोमोसोम बने हुए हैं। तो कभी आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा एक चार्ट आ जाए तो आप यहां गौर देना कि कहीं किसी क्रोमोसोम में घटावट या बढ़ोतरी तो नहीं है। ये दे रखा है भाई आपका डायग्राम, दैट इज क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का एंड टर्नर सिंड्रोम का। ठीक है, यहां पे आपको पता होना चाहिए दोनों सेक्स क्रोमोसोम की डिजीज होती हैं। ठीक है, फोटो दे रखी है, ज्यादा आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इन डिजीजेस के बारे में पढ़िए, इनकी फोटो पे से क्वेश्चन नहीं आता है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर शुरू करते हैं। इतनी स्पीड में, इतनी कंटिन्यूसली बोल रही हूं मैं, तो पानी पी लेती हूँ। सबसे पहले जब ये चैप्टर शुरू होता है तो इसमें एक डीएनए की चेन की फोटो दे रखी है, दैट इज पॉलीपेप्टाइड चेन की। हमें पता है कि डीएनए की लेंथ कैसे नापते हैं? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बनता है? फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस से। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिनसे ये चेन बन रही है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने से चेन बन रही है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट, इस डायग्राम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको बॉन्ड्स का नाम पता होना चाहिए कि नाइट्रोजनस बेस शुगर से जुड़ता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, फॉस्फेट शुगर से जुड़ता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से। दूसरे डायग्राम में यहां पे बता रखा है कि डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो ये रहा एक स्ट्रैंड, ये रहा दोनों स्ट्रैंड। दोनों स्ट्रैंड आपस से जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। एडेनाइन और थाइमीन के बीच में होता है डबल बॉन्ड, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, देन बता रखा है आपके डीएनए का फोटो दे रखा है, दिखा रखा है कि एडेनोन और थाइमीन का बॉन्ड और साइटोसिन और ग्वानोसाइन का बॉन्ड। यहां बता रखा है कि बैकबोन ऑफ डीएनए शुगर और फॉस्फेट से बनी होती है। सेंट्रल डोग्मा इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ जाता है। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनने को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनने को कहते हैं ट्रांसलेशन।
ये प्रोसेस सीधी होती है। इसका सिर्फ एक एक्सेप्शन है, जैसे वायरसेस में होता है, जब आरएनए से डीएनए बन जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर ये डायग्राम आपके दे रखा है, दैट इज न्यूक्लियोसोम का। न्यूक्लियोसोम एग्जैक्टली किन चीजों से बनता है? वो बनता है आपके H1, H2A, H2B, H3, H4 हिस्टोन प्रोटीन से, साथ में आपके डीएनए से। जब ये सारी चीज एक दूसरे से बाइंड करती हैं तब ये बनता है। तो नॉर्मली क्या होता है, ये एक ऑक्टामर होता है जिसमें H2A, H2B, H3, H4 ऐसे ही 4 आगे होते हैं, 4 पीछे होते हैं, और यहां पर ऐसे लगा होता है H1, ठीक है, और इसी के ऊपर लिपटा होता है इस तरीके से डीएनए, और इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम का जो स्ट्रक्चर है, अगर आप इसको डीएनए के स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इट्स बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है। ये लाइन इंपॉर्टेंट होती है, बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि ऐसे लगता है कि एक माला में मोती पिरोए हुए हैं। यस, इंपॉर्टेंट। हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट इज इंपॉर्टेंट। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने प्रूफ किया था दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। यहां पे इन्होंने बताया था कि इन्होंने एक वायरस को तो रेडियो लेबल किया था सल्फर से, इन्होंने सल्फर से रेडियो लेबल किया था उसके प्रोटीन कैप्सिड को, और फास्फोरस से रेडियो लेबल किया था उसके डीएनए को। इन्होंने इन्फेक्शन कराया, पहले बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया था बैक्टीरियोफेज वायरस से, फिर उसको ब्लेंड मतलब सेंट्रीफ्यूगेट करा के दोनों को अलग किया, फिर इनको मिक्स करा तो इन्हें सॉल्यूशन में दिखा कि कुछ चीजें ऊपर की तरफ तैर रही हैं, कुछ चीजें नीचे की तरफ जम गई हैं। जब भी टेस्ट ट्यूब में कोई चीज नीचे जम जाती है उसे कहते हैं पेलेट, और कोई चीज ऊपर तैरती है उसे कहते हैं सुपरनेटेंट। तो इन्हें पहले वाले केस में दिखा कि यार बैक्टीरिया तो भारी है, तो वो तो नीचे की तरफ है। अगर बैक्टीरिया में प्रोटीन कैप्सिड गया होता, बैक्टीरिया में प्रोटीन कैप्सिड गया होता तो यहां पे रेडियो एक्टिविटी नजर आती, पर कायदे से रेडियो एक्टिविटी नजर आ रही थी सुपरनेटेंट में। ठीक है, तो इन्हें समझ आ गया कि प्रोटीन तो नहीं है। फिर दूसरी कंडीशन में इन्हें देखा कि यहां पे डीएनए चमक रहा था, मतलब डीएनए बैक्टीरिया में है। ठीक है, तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे बस ये आपका एक स्ट्रक्चर दे रखा है वॉटसन एंड क्रिक कि डीएनए का स्ट्रक्चर होता है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, जैसे डीएनए में 2 स्ट्रैंड्स हैं, तो जब डीएनए रेप्लिकेट करता है तो इसका पेरेंट स्ट्रैंड हमेशा आता है और एक नया स्ट्रैंड बनता है। तो जो पुराना स्ट्रैंड होता है उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, और दिस इज द न्यू डॉटर स्ट्रैंड। तो डीएनए एक सेमी कंजर्वेटिव नेचर शो करता है, मतलब उसका हमेशा एक स्ट्रैंड पुराना होता है, एक पेरेंट से आता है, और एक स्ट्रैंड नया बनता है रेप्लिकेशन के दौरान। यहाँ पे ये डायग्राम दे रखा है मेल्सन एंड स्टेल एक्सपेरिमेंट का। मेल्सन एंड स्टेल ने सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए को प्रूव करने के लिए ही एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने आइसोटोप्स लिए थे N15 और N14 के। इन्होंने सबसे पहले डीएनए को डिप किया था N15 मीडियम में। अब भाई N15 मीडियम में होगा तो दोनों स्ट्रैंड ऑफ डीएनए N15 थे। अब N15 तो हैवी आइसोटोप है, तो ये पीछे की तरफ आ रहे थे जब सेंट्रीफ्यूगेट किया। फिर 20 मिनट तक इनको N14 मीडियम में डाला, तो इनका एक स्ट्रैंड N14 बन गया, एक स्ट्रैंड N15 ही रहा। तो ये यहाँ पे हमें दिख रहा है सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, मतलब एक स्ट्रैंड पुराना है, दोनों सेपरेट हुए और 2 नए बन गए। फिर इन्होंने जब इसे 40 मिनट्स के लिए छोड़ा, मतलब 20 मोर मिनट्स के लिए छोड़ा, तो इन्होंने देखा कि वापस 2 N14 के स्ट्रैंड्स बने। इसी तरीके से ये देख रहे थे, इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए को प्रूफ किया था। प्रूफ कैसे किया? मेजरली ये बता पाए कि हमेशा पुराना स्ट्रैंड ऑफ डीएनए रहता है और नया स्ट्रैंड बनता है एक। ठीक है, फिर भाई ये है रेप्लिकेशन फॉर्क का डायग्राम कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान एक होता है कंटिन्यूस स्ट्रैंड, एक होता है लैगिंग या डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड, जिन्हें कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, एंड दिस वाई शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फॉर्क। यस, आ गया इंपॉर्टेंट डायग्राम, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट।
ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के डायग्राम में क्या होता है भाई, ये बता रहे हैं कि प्रोसेस शुरू होती है प्रमोटर से, ये आगे है प्रमोटर, प्रोसेस रुकती है टर्मिनेटर पे, ठीक है, और बीच के इस हिस्से को कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। बीच के हिस्से को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। अब जो ऊपर वाला स्ट्रैंड है जिसके 3' एंड पे प्रमोटर है, दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड, और उसके ऑपोजिट होता है कोडिंग स्ट्रैंड। अब आरएनए जो होता है इसी स्ट्रैंड से बनता है। बेसिकली जब आरएनए बनेगा तो आरएनए जो होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होता है और कोडिंग स्ट्रैंड से एग्जैक्ट सेम होता है, क्योंकि ये डीएनए तो इसमें टी होता है, इसमें यू होता है, बस इतना ही फर्क। टेम्पलेट भाई इस पूरे यूनिट पे, इसके डायग्राम पे, इसके ऊपर आरएनए कैसे बनता है उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इट्स एन इंपॉर्टेंट डायग्राम। क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन भी आपको बता देती हूं। मान लीजिए यहां पर एक सीक्वेंस दे रखी है, इसकी ऑपोजिट ये होगी। अब क्वेश्चन बोल देगा कि वह उन्होंने आपको दे दिया टेम्पलेट स्ट्रैंड, अब वो बोलेंगे ड्रॉ कोडिंग स्ट्रैंड, तो आप ऑपोजिट बना सकते हो, या वो आपको कोडिंग स्ट्रैंड दे देंगे, बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड बनाओ, आप बना सकते हो। पर अगर इन दोनों में से कोई एक दिया, मान लो टेम्पलेट दिया और बोला आरएनए बनाओ, तो याद रखना टेम्पलेट स्ट्रैंड 3' to 5' है, तो आरएनए ऑपोजिट होगा। यहां पे G है तो आरएनए में होगा C, A है तो यहां U, T है तो A और G, आरएनए बनेगा इसके कॉम्प्लीमेंट्री और कोडिंग स्ट्रैंड से एकदम सेम। ये देखो CC, T की जगह बस U, AA, GG। तो आरएनए जो होता है कोडिंग स्ट्रैंड से सिमिलर बनता है पर टेम्पलेट स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री बनता है। यहां पे आपके ट्रांसक्रिप्शन दे रखा है इन बैक्टीरिया, दैट इज इन प्रोकैरियोट्स। 3 स्टेप प्रोसीजर है, इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आपके लिए बनाने भी आता है। मेजरली ये बता रहा है इसमें 3 स्टेप्स हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ठीक है। यहां पे क्या होता है, सबसे पहले आता है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर क्या करता है, प्रोसेस को स्टार्ट करवाता है, ये आरएनए पॉलीमरेज को लेके आता है। इनिशिएशन में आरएनए पॉलीमरेज सब इलोंगेशन करेगा, आरएनए पॉलीमरेज बनाने लगेगा आरएनए। अब आरएनए तो बन गया, पर अब हमें प्रोसेस को रोकना है, रोकने के लिए आता है रो फैक्टर। जैसे ही रो फैक्टर आता है आरएनए पॉलीमरेज अलग हो जाता है, डीएनए अलग हो जाता है और आरएनए अलग हो जाता है। हमें आरएनए बनाना था, ट्रांसक्रिप्शन में बन गया आरएनए। दूसरा डायग्राम है आपका ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, मेजरली यूकैरियोट्स के पास आरएनए के अंदर बनते हैं कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन्स। कोडिंग रीजन्स को कहते हैं एक्सॉन्स, नॉन कोडिंग रीजन्स को कहते हैं इंट्रॉन्स। अब जब आरएनए बनता है तो हम करते हैं उसकी कैपिंग करते हैं हम मिथाइल ग्वाइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से 5' एंड पे। आप आरएनए के 5' एंड पे टोपी पहना देते हो और इसके पीछे वाले हिस्से में पूंछ पहना देते हो, विच इज कॉल्ड एज पॉलीएडिनाइलेशन। पॉलीएडिनाइलेशन मतलब होता है आप बहुत सारे एडिनाइन ऐड कर देते हो आरएनए की पूंछ में। और बीच में स्टेप होता है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग मतलब होता है जो नॉन कोडिंग रीजन है इंट्रॉन्स, इनको रिमूव करना। आपका आरएनए रेडी हो गया, इसमें से नॉन कोडिंग रीजन्स हट गए, आगे की तरफ है कैप, पीछे की तरफ है टेल, और हो गया काम। दिस इज द आरएनए इन यूकैरियोट्स। यह आपकी एनसीईआरटी में फोटो दे रखा है, दैट इज जेनेटिक कोड का। मैम जेनेटिक कोड में हमें समझ ही नहीं आता है कौन कौन से जेनेटिक कोड्स याद करें, तो भाई सबसे पहले तो आप 3 स्टॉप कोडॉन्स याद कर लो, UAA, UAG एंड UGA, ठीक है। उसके अलावा आप याद कर सकते हो भाई ट्रिप्टोफैन जो है ये एक लौता ऐसा अमीनो एसिड है जो भाई एक ही कोडॉन से कोड होता है, दैट इज UGG। फिर क्या होता है, जेनेटिक कोड्स में ना पॉइंट्स आते हैं। जब आप फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड पढ़ते हो एनसीईआरटी में कि जेनेटिक कोड शोज डीजेनेरेसी। डीजेनेरेसी का मतलब क्या होता है, एक अमीनो एसिड बहुत सारे कोड से बना होता है। तो उसका एग्जाम्पल देने के लिए
आप लोग फिनाइल एलेनिन का एग्जाम्पल याद कर सकते हैं कि फिनाइल एलेनिन यू से भी बनता है, सी से भी बनता है, तो आप ये याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जेनेटिक कोड के टेबल में ये याद कर लो, साथ में ग्लूटामिक एसिड और वेलाइन का याद कर लो, क्योंकि वो पॉइंट म्यूटेशन ऑफ सिकल सेल एनीमिया में काम आता है। ये डायग्राम दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में, दैट इज टीआरएनए का। ठीक है, कि टीआरएनए ट्रांसलेशन कैसे कराता है। तो भाई टीआरएनए जो है, सबसे पहले ये रहा आपका एमआरएनए। एमआरएनए में स्टार्ट कोडॉन होता है। ठीक है, स्टार्ट कोडॉन तो वैसे AUG होता है, ये रहा स्टार्ट कोडॉन। ये आपका टीआरएनए क्या करता है, अब आपको ये समझने की जरूरत है, एक छोटी सी डायग्राम से समझाती हूँ। तो नॉर्मली क्या होता है, यूकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन तो होता है न्यूक्लियस के अंदर, मतलब डीएनए से आरएनए तो बनता है न्यूक्लियस के अंदर, पर आरएनए आ जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब आरएनए को भाई प्रोटीन बनाना है, तो इस आरएनए की मदद करेगा इसका दूसरा आरएनए भाई, जैसे टीआरएनए। तो टीआरएनए क्या करता है, साइटोप्लाज्म में जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उनको पकड़ के आरएनए के पास लाता है, ताकि अमीनो एसिड्स की मदद से ये आरएनए क्या बना सके, प्रोटीन बना सके। तो देखिए, ये है एमआरएनए, ये है टी, ये टीआरएनए एक अमीनो एसिड को पकड़ के ला रखा है। इसी तरीके से अमीनो एसिड्स अलग अलग टीआरएनए आते जाते हैं, अमीनो एसिड्स की चेन बनती जाती है। यह आप देख सकते हैं किस तरीके से ट्रांसलेशन हो रहा है। ये अमीनो एसिड है, इसकी इतनी चेन है, अब ये क्या करेगा, ये अपनी पूरी चेन इसको पास करेगा और खुद यहां से एग्जिट हो जाएगा। समझ रहे हो, खुद पास करेगा और यहां से एग्जिट हो जाएगा। वाओ भाई वाओ, मजे ही मजे हैं इसके तो लाइफ में। ठीक है, इस तरीके से चेन बनती है प्रोटीन की। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है। दिस डायग्राम इज लैक ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट। लैक ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट दिया था जैकब एंड मोनार्ड ने। बेसिकली ये एक नेगेटिव रेगुलेशन सिस्टम है। यहां क्या है आप देख सकते हैं, ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है। यहाँ P इज प्रमोटर, I इज रेगुलेटरी जीन, P इज प्रमोटर, O इज ऑपरेटर, ये तीनों हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। अब ये प्रोसेस क्या कह रही है कि अगर हमारे पास इंड्यूसर नहीं है तो ये प्रोसेस बंद हो जाती है। जैसे आप देखो, ये I जीन जो है, ये रेगुलेटरी जीन जो है, इसका काम है कंटिन्यूसली प्रोसेस को बंद करवाना। तो ये क्या करता है, रिप्रेसर एमआरएनए बनाता है, रिप्रेसर बनाता है जो ऑपरेटर से चिपक के प्रोसेस को रोक देता है। तो जब तक इंड्यूसर नहीं है ये प्रोसेस आगे बढ़ती ही नहीं है, ना तो ट्रांसक्रिप्शन होता है ना ट्रांसलेशन होता है। पर जैसे ही इंड्यूसर आता है, तो इंड्यूसर क्या आते ही इंड्यूसर इस रिप्रेसर से बाइंड करता है और इस रिप्रेसर को कहता है चुपचाप बैठ, प्रोसेस तो होगी। और प्रोसेस कंटिन्यू होती है, ट्रांसक्रिप्शन भी होता है, ट्रांसलेशन भी होता है। इस डायग्राम में इंपॉर्टेंट क्या है कि Z से कौन सा एंजाइम बन रहा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y से परमीएज, A से ट्रांसएसिटाइलेज। लैक ओपेरॉन पे क्वेश्चन आता है, एग्जैक्ट सेम डायग्राम बना के आना होता है। देन भाई आपके ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक छोटा सा डायग्राम दे रखा है कि ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट है उसमें हम ह्यूमंस के जो सेल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट क्रोमोसोम के अंदर के डीएनए की स्टडी करते हैं और उसको हम कंप्यूटर्स के अंदर सेव करते हैं, बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। ये डायग्राम आपकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का है। इस डायग्राम में ये बता रखा है कि मान लीजिए ये है क्रिमिनल के ब्लड का सैंपल। ठीक है, ये क्रिमिनल के ब्लड का सैंपल है। तो आप देखो इसके क्रोमोसोम्स और ये हैं हमारे दो सस्पेक्ट्स। तो भाई ये सैंपल किससे मिल रहा है, हमें दिख रहा है ये सैंपल इज एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस, मतलब ये बंदे का सैंपल है। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यही होता है ना, सीआईडी सबने देखा है कि अगर हमें मर्डर की साइड पे खून मिला, हम उस खून से भाई चेक करेंगे क्या जेनेटिक मटेरियल है, भाई क्या इसकी जेनेटिक मटेरियल है, किसका, क्रिमिनल का। और मान लो पुलिस को दो चोर मिल गए हैं, अब इन दोनों में से कौन है असली चोर कैसे पता चलेगा, हम इनका मैच करेंगे। तो भाई इसमें ये एग्जैक्ट मैच इससे हुआ है। सो बेसिकली ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का डायग्राम है। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर एवोल्यूशन, दैट इज द 6th चैप्टर। इस चैप्टर में ओ भाई ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट,
ओपेरिन एंड हेल्डेन की जो केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी थी उसको मिलर एंड यूरे ने प्रूफ किया था। उन्होंने प्रूफ कैसे किया था? उन्होंने एक फ्लास्क के अंदर पानी लिया, इस पानी को हीट किया, जब हीट किया तो इसके वाटर वेपर बने। वाटर वेपर किसके अंदर गया? स्पार्क डिस्चार्जर के अंदर गया। अब क्योंकि इन्हें केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी प्रूफ करनी थी तो इन्होंने स्पार्क डिस्चार्जर के अंदर पुरानी अर्थ जैसा माहौल बनाया। स्पार्क डिस्चार्जर के अंदर इन्होंने 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 75,000 वोल्टेज और कुछ गैसेस ली, जैसे मीथेन, अमोनिया, वाटर एंड क्या हाइड्रोजन। ये इन्होंने ली इस स्पार्क डिस्चार्जर में। अब इस स्पार्क डिस्चार्जर से जब पानी निकला तो वो बहुत गरम गरम था। फिर ये कंडेंसर लगा हुआ था जो इस पानी को ठंडा कर दे और फिर ये पानी जाके कलेक्ट हो गया नीचे। और जब उन्होंने 18 दिन बाद आके इस पानी को देखा तो उन्होंने देखा इस पानी के अंदर उन्हें मिले अमीनो एसिड्स जिनसे आगे जाके लाइफ बनी थी। तो बेसिकली इन्होंने प्रूफ किया कि ओपेरिन और हेल्डेन तो भाई साहब सही कह रहे थे, ऐसा ही टेम्परेचर होता था अर्थ का। और ये डायग्राम आपका आता ही आता है, अगर केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी है उसमें भी ड्रॉ करना पड़ जाता है क्योंकि उसमें प्रूफ मांगते ही हैं वो मिलर का। ये डायग्राम है, इस डायग्राम में आपको आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये डायग्राम आपको बता रहा है कि कैसे स्टेगोसॉरस से बना ट्राइसेप्टोसॉरस आगे जाके इवॉल्व हुए, ब्रैंकियोसॉरस से इवॉल्व हुए टिरैनोसॉरस। टिरैनोसॉरस आपको पता होगा जुरासिक वर्ल्ड का सबसे खतरनाक डायनासोर है जिसे कहते हैं टीरेक्स। पर यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि आर्कियोप्टेरिक्स, ये उड़ने वाले डायनासोर से दो चीजें इवॉल्व हुई हैं, दैट इज रेप्टाइल्स एंड एव्स। क्योंकि ये जो आर्कियोप्टेरिक्स था इसको हम मिसिंग लिंक या कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, क्योंकि इसके कुछ फीचर्स थे रेप्टाइल्स जैसे, कुछ थे चिड़ियाओं जैसे। फिर ये डायग्राम दे रखा है होमोलोगस ऑर्गन्स का, कि देखो जैसे कि आपके ह्यूमन, चीता, वेल और बैट में सेम हड्डियां हैं, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, सारी हड्डियां सेम हैं, पर सबके काम अलग हैं। ह्यूमंस उसे चलने के लिए यूज कर रहे हैं, चीता भागने के लिए, वेल तैरने के लिए, बैट उड़ने के लिए। तो होमोलोगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनका ओरिजिन सेम होता है पर फंक्शन अलग होता है। जैसे कि आप यहां देखो, बोगनवेलिया का थॉर्न और टेंड्रल्स ऑफ कुकुरबिटा दोनों एक्सिलरी बड से ओरिजिनेट हुई हैं, पर थॉर्न और टेंड्रल का फंक्शन ही अलग है। यहां पे दे रखा है भाई इंडस्ट्रियल मिलानिज्म का एक डायग्राम, कि किस तरीके से जो मॉथ हैं वो कैमोफ्लेज होते थे ड्यूरिंग बिफोर इंडस्ट्रीज एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये भाई डार्विन फिंचेस की बीक के अंदर क्या मॉडिफिकेशन आया था जब ये गैलापागोस आइलैंड में गई थी, इनकी बीक के शेप अलग अलग हो गए थे क्योंकि इनकी फीडिंग हैबिट्स चेंज हो गई थी। ये डायग्राम है आपके अडेप्टिव रेडिएशन का, कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे थे उस टाइम, दैट वर प्लेसेंटल मैमल्स एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। तो ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स की वैरायटी दे रखी है सारी। यहां आप देख सकते हो, एक तरफ दे रखे हैं प्लेसेंटल मैमल्स, एक तरफ दे रखे हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ये डायग्राम सिर्फ ये जताता है कि ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, दोनों टाइप के ये जानवर। प्लेसेंटल मैमल्स का कॉमन एंसेस्टर था कोई, और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल का भी कॉमन एंसेस्टर था कोई ना कोई, तो भाई इनका कॉमन एंसेस्टर होगा ही। तो भाई ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल आपस में शो करते थे क्या? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। प्लेसेंटल मैमल भी आपस में शो करते थे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। बट आपस में, क्योंकि ये सेम जगह पे रहते थे, तो आपस में ये शो करते थे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। बस इसी चीज को समझाने के लिए एनसीईआरटी ने आपको ये डायग्राम दिया है। देन आता है आपके, ये एक ग्राफ दे रखा है, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब मान लीजिए आपके पास तीन चीजें हैं, अगर नेचर सिर्फ मिडल वैल्यू को सेलेक्ट करे, दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज स्टेबलाइजेशन ग्राफ, जब इमीडिएट इंटरमीडिएट वैल्यू को सेलेक्ट किया जाए। पर अगर मैं सिर्फ इसको या सिर्फ इसको सेलेक्ट करूं तो ग्राफ या तो लेफ्ट शिफ्ट होगा या राइट शिफ्ट। इस टाइप के ग्राफ को कहते हैं डायरेक्शनल ग्राफ। और अगर नेचर इसको भी चूज कर ले और इसको भी एट द सेम टाइम,
ठीक है, एट द सेम टाइम, इसको हम कहते हैं डिसरप्टिव काइंड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे तो क्या है, इंटरमीडिएट वैल्यू। क्वेश्चन इसी तरीके से आता है कि अगर नेचर ने बिल्कुल होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस रिसेसिव को सेलेक्ट किया तो वो कौन से टाइप का नेचुरल सिलेक्शन है, डिसरप्टिव। हेट्रोजाइगस टॉल को सेलेक्ट किया, स्टेबलाइजिंग। सिर्फ होमोजाइगस टॉल को सेलेक्ट किया, डायरेक्शनल। ये डायग्राम दे रखा है आपके, दैट इज प्लांट एवोल्यूशन का। प्लांट एवोल्यूशन का एक चार्ट होता है, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए इस चार्ट के बारे में कि भाई इन सबका कॉमन एंसेस्टर कौन था। ठीक है, इन सबका कॉमन एंसेस्टर कौन था, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स, एक सेकेंड रुकेंगे। तो हम देख रहे हैं भाई कि क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स क्या हैं, इनके भाई सबसे पुराने कॉमन एंसेस्टर्स हैं जिससे सारे पौधे बने हैं। तो इस चार्ट को थोड़ा इजी कर दिया है मैंने आपको इस तरीके से कि ये है आपके क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स, इनसे आपके ट्रैकियोफाइट्स बने और ब्रायोफाइट्स बने। ट्रैकियोफाइट से बने राइनिया टाइप, राइनिया टाइप से बने साइलोफाइटॉन, जेनिटेल्स, कॉनिफर, गिंकोस, फर्न और स्फिनोप्सिड्स बने। फिर आपके ट्रैकियोफाइट से बने ज़ोस्टेरोफाइलम, एब्सॉर्बेंट लाइकोपॉड्स और हर्बेशियस लाइकोपॉड्स। अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है कि भाई एब्सॉर्बेंट लाइकोपॉड का एंसेस्टर कौन है, ज़ोस्टेरोफाइलम। ज़ोस्टेरोफाइलम का एंसेस्टर कौन है, ट्रैकियोफाइट। कोई पूछ लेगा भाई डाइकॉट और मोनोकॉट का एंसेस्टर कौन है, सीड फर्न्स। सीड फर्न का एंसेस्टर कौन है, प्रोजिम्नोस्पर्म्स। प्रोजिम्नोस्पर्म का एंसेस्टर कौन है, साइलोफाइटॉन। इन सबका कॉमन एंसेस्टर कौन है, क्लोरोफाइट। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपके सेम एनिमल एवोल्यूशन का चार्ट दे रखा है ऐसा। एनिमल एवोल्यूशन में भाई बता रखा है कि जो अर्ली रेप्टाइल्स थे वो कॉमन एंसेस्टर्स थे, उन्हीं से सारे एनिमल्स आए हैं। ठीक है, इस चार्ट को भी थोड़ा इजी करके मैंने ऐसा बना दिया है। आप देख सकते हैं कि अर्ली रेप्टाइल से सोरोप्सिड और साइनैप्सिड्स बने, सोरोप्सिड से स्नेक, लिजर्ड, टॉर्टोरास और टर्टल्स बने। फिर थीकोडोंट, थीकोडोंट में डायनासोर, क्रोकोडाइल एंड बर्ड्स। अर्ली रेप्टाइल से साइनैप्सिड से पिलाइकोसॉर, थेराप्सिड और मैमल बने। अब क्वेश्चन इसी तरीके से आता है, पूछ लेंगे पिलाइकोसॉरस का एंसेस्टर कौन है, साइनैप्सिड्स। साइनैप्सिड और सोरोप्सिड का एंसेस्टर कौन है, अर्ली रेप्टाइल्स। ठीक है, मैमल्स का एंसेस्टर कौन है, थेराप्सिड। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ये डायग्राम है, इस डायग्राम में बस ये बता रखा है कि एक अडल्ट ह्यूमन और एक बेबी चिंपैंजी, अडल्ट ह्यूमन और बेबी चिंपैंजी का स्कल काफी सिमिलर है। आप देख सकते हैं कितनी सिमिलैरिटी है। इसका मतलब ये है, ये जो थर्ड डायग्राम दे रखा है एक अडल्ट चिंपैंजी का है, मतलब हमारे एंसेस्टर्स रहे होंगे ये चिंपैंजीज। अब आता है आपका 7th चैप्टर, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में सबसे पहले डायग्राम दे रखा है, दैट इज द डायग्राम ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस्किटो। मॉस्किटो की भी नहीं, दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है भाई, इसका जो स्पोरोसाइट इन्फेक्टिव स्टेज होता है सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो में होता है। जैसे ही मॉस्किटो हमारा हाथ काटता है, हाथ पे जैसे ही हमारी बॉडी में कहीं भी काटता है, स्पोरोजोइट सीधा हमारे ब्लड से होते हुए हमारे लिवर में जाते हैं। लिवर में वो अपनी एसेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करते हैं हेपेटोसाइट्स के अंदर। फिर वो जाते हैं ब्लड में, ब्लड में से वो जाते हैं सीधा आरबीसी के पास। आरबीसी में वो हीमोग्लोबिन को हीमोजोइन टॉक्सिन पिगमेंट में कन्वर्ट करते हैं और गैमीट्स बनाते हैं। और ये गैमीट्स फ्यूज होते हैं कहाँ, नए मच्छर के पेट में, गट में, और वहां ये गट से ट्रांसफर होते हैं उसकी सलाइवरी ग्लैंड में। सलाइवरी ग्लैंड में वो स्पोरोजोइट स्टेज में स्टोर रहते हैं। फिर वो मच्छर किसी को काटता है और सेम ये लाइफ साइकिल कंटिन्यू होती है। प्राइमरी होस्ट होता है मॉस्किटो, सेकेंडरी होस्ट होते हैं ह्यूमंस। फिर ये डायग्राम दे रखा है एलिफेंटाइसिस का कि फिलेरियासिस या एलिफेंटाइसिस किसके काटने से होता है, विशरेरिया बैनक्रॉफ्टी या विशरेरिया मलाई से। ये आपके रिंगवर्म का डायग्राम दे रखा है कि रिंगवर्म आर ड्राई स्केली लीजन्स जो हो जाते हैं, इट इज अ फंगल इन्फेक्शन। ये कौन से जेनरा से होता है, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटॉन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए चीजें। देन यस, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, दैट इज द डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के डायग्राम में क्या है, दो टाइप की चेन्स होती हैं, हेवी चेन
जिसका वजन होता है 50 किलो डाल्टन। ये है लाइट चेन जिसका वजन होता है 25 किलो डाल्टन। ये दोनों चेन आपस में कनेक्टेड होती हैं सिंगल डाइसल्फाइड बॉन्ड से, और दोनों हैवी चेन कनेक्ट होती हैं दो डाइसल्फाइड बॉन्ड से। ओवरऑल इसमें टोटल 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं इस पूरे एंटीबॉडी के डायग्राम में। यहां पर एंटीबॉडी के इस रीजन में ये जो जगह होती है ये होती है एंटीजन बाइंडिंग साइट। कोई भी एंटीबॉडी से एंटीजन चिपकेगा तो एंटीजन के चिपकने की इस साइट को कहते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये दोनों लाइट चेन और हैवी चेन के बीच की जगह होती है। फिर भाई ये डायग्राम दे रखा है आपकी बॉडी में किस तरह लिम्फ नोड्स हैं, और आपकी ये थाइमस दे रखा है। थाइमस क्या होता है? हमारा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। थाइमस के साथ हमारा दूसरा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है? बोन मैरो। फिर ये ओहो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ड्रॉ करने आता है अगर आपके एड्स पर या HIV पे क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, तो ये ट्रांसफर कैसे होता है उस पर ये डायग्राम बनाया जाता है। तो ये है भाई आपका रेट्रोवायरस, और ये है हमारी बॉडी का सेल, दैट इज टी हेल्पर सेल कह सकते हो या आप इसको मैक्रोफेज कह सकते हो। सो ये रेट्रोवायरस क्या करता है? अपने आरएनए को, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को इस सेल में रिलीज करता है हमारे सेल में। ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये डीएनए जाता है हमारे टी हेल्पर सेल के डीएनए के साथ, और इसके डीएनए के साथ ये इंटीग्रेट हो जाता है बाय इंटीग्रेज एंजाइम, और फिर जब ये इसके डीएनए पे कब्जा कर लेता है तो ये अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाना शुरू करता है। इसलिए टी हेल्पर सेल और मैक्रोफेज को HIV फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर रेट्रोवायरस अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट CBSE बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आइडेंटिफाई ये किस चीज का डायग्राम है? बाय दिस इज अ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन विच इज अ ओपियोइड। ओपियोइड होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मॉर्फिन का अगर मैं डाई एसिटाइलेशन कर दूंगी तो क्या बनेगा? हीरोइन, विच इज अगेन अ ओपियोइड। ये डायग्राम है बेटा ओपियम पॉपी पौधे का, जिससे ये मॉर्फिन करके ये जो ड्रग्स हैं ये बनती हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है पैपेवर सोमनीफेरम। फिर आपके यहाँ डायग्राम दे रखा है अगेन इंपॉर्टेंट कैनाबिनॉइड्स का। कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं? जैसे चरस, गांजा, हशीश, है ना, इनका केमिकल स्ट्रक्चर अगर आ जाए तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये दे रखा है भाई आपके दतूरा के पौधे की फोटो विच इज अ हैलुसिनोजन। ये आपके कैनाबिस सटाइवा की फोटो दे रखी है, ठीक है, प्लांट होता है जिससे हम ऑब्टेन करते हैं कैनाबिनॉइड्स। फिर आता है नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द 8th चैप्टर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इस चैप्टर में घुसते ही हमें सबसे पहले बता रखा है कि अलग अलग शेप एंड साइज के बैक्टीरिया होते हैं। देखोगे आप रॉड शेप्ड, स्पेरिकल शेप्ड, रॉड शेप्ड विद फ्लैजिला। यहाँ पे इन्होंने बताया अलग अलग टाइप के वायरसेस, बैक्टीरियोफेज, एडिनोवायरस। एडिनोवायरस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स करता है, और ये है टबैको मोज़ैक वायरस। फिर आप देखेंगे आपके इस चैप्टर में ये भी दिखा रखा है कि बैक्टीरिया कैसे ग्रो करते हैं और फंगस कैसे ग्रो करती है पेट्री डिश पे। यहाँ फर्मेंटर्स की फोटो दे रखी है कि इन फर्मेंटर्स के अंदर कैसे अल्कोहल बनाई जाती है, ठीक है। ये फर्मेंटेशन प्लांट्स होते हैं जहां पे भाई क्या की जाती है? फर्मेंटेशन किया जाता है और प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। ये भाई आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट की फोटो है, एंड ये आपका ओवरऑल व्यू है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिखते कैसे हैं। फिर ये आपके बायोगैस प्लांट की फोटो दे रखी है आपके एनसीईआरटी में। यहाँ बेटा 3 टैंक्स होते हैं। पहला टैंक होता है मिक्सिंग टैंक, मिक्सिंग टैंक जहां पर गाय का गोबर, कचरा सब डाला जाता है। दूसरा टैंक होता है डाइजेस्टर टैंक। डाइजेस्टर टैंक में इस चीज को ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे मिथेनोजेंस जो होते हैं वो एनारोबिक कंडीशन में बायोगैस बनाते हैं जो घरों में सप्लाई की जाती है। फिर होता है तीसरा टैंक, दैट इज द आउटलेट टैंक। आउटलेट टैंक
यहां पे स्लरी को ट्रांसफर कर देते हैं हम बची हुई, जो मैन्योर की तरह यूज की जाती है बाद में। नेक्स्ट चैप्टर आता है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। इस चैप्टर में सबसे पहले वर्किंग ऑफ इको R1 की फोटो दे रखी है, विच इज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कभी ना कभी इस चैप्टर में से बहुत बार क्वेश्चन आया है कि भाई आप बताओ वर्किंग ऑफ इको R1 को एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको बताना है, एक होता है वेक्टर डीएनए, एक होता है फॉरेन डीएनए। इनको इको R1 कट कर रहा है, मतलब सीक्वेंस क्या होगी? GAATTC। तो यहां भी लिख दो GAATTC, GAATTC, नीचे आप ऑपोजिट लिखोगे ऑफ कोर्स। फिर आपने इको R1 से इनको कट किया, कट करने के बाद लाइगेज एंजाइम से आपने दोनों को ज्वाइन करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। फिर भाई सेम ही चीज दिखा रखी है कि आपने कट किया, वेक्टर के साथ ज्वाइन किया और फिर होस्ट में मल्टीप्लाई कराया। ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की फोटो है, इंपॉर्टेंट है। इस फोटो के ऊपर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। वो आपसे पूछ लेते हैं कि लेबल करो लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट कौन सी साइड पे होंगे। भाई लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट नेगेटिव साइड पे होते हैं, कैथोड साइड पे। पॉजिटिव एनोड साइड पे होते हैं छोटे फ्रेगमेंट्स, क्योंकि ये अपने वजन के बेसिस पे सेपरेट होते हैं। ये वेल्स होते हैं जहां पे डीएनए को डाला जाता है। अगेन इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये है आपके PBR 322 वेक्टर का डायग्राम, जो एकदम एग्जैक्ट सेम आपको याद करना है जैसा ये है। इस डायग्राम का फुल फॉर्म क्या है? P फॉर प्लाज्मिड, BR फॉर बॉलिवर रॉड्रिगुएज, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया। 322 इज द ऑर्डर नंबर। यहाँ पे दिखा रखा है कि इसके पास दो सेलेक्टेबल मार्कर हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। और ये ROP क्या होता है? दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन। और इसकी डेफिनेशन यहाँ है भाई कि रेप्लिकेशन, ROP कोड्स फॉर द प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। ये ROP के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि ROP है क्या। भाई ये रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड करवा रहा है, दैट इज प्रोटीन पार्ट। समझ गए? ये सारी चीजें, डायग्राम आपको होना चाहिए। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, कौन सा एंजाइम किस जगह से कट कर रहा है वो एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए कि टेट्रासाइक्लिन पे BAM-H1 और SAL1, PVU1 और PST1 कट कर रहे हैं एम्पिसिलिन साइट को। सारे एंजाइम्स किस जगह से कट कर रहे हैं पता होना चाहिए। जब भी ये डायग्राम बनाओ, PBR 322 का फुल फॉर्म, हर चीज का फुल फॉर्म भी मेंशन करना है, रोल भी। ये आपकी स्पूलिंग प्रोसेस का फोटो दे रखा है कि कैसे हम डीएनए, जो प्रेसिपिटेटेड डीएनए है, उसको टेस्ट ट्यूब में से बाहर एक्सट्रैक्ट करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्पूलिंग। दिस इज अ डायग्राम ऑफ पीसीआर। पीसीआर में 3 टेक्निक्स होती हैं, डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन होती है अप्रॉक्स 92 डिग्री सेल्सियस टू 95 डिग्री सेल्सियस पे, जहां डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को इतना हीट करते हैं कि ये सेपरेट हो जाते हैं। एनीलिंग की प्रोसेस होती है 55 डिग्री सेल्सियस पे, जहां पे हम ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर को ऐड करते हैं 3' एंड पे। फिर क्या होता है? एक्सटेंशन का प्रोसेस होता है 72 डिग्री सेल्सियस पे, जहां पे हम क्या करते हैं? टैक पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से नया स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बनाते हैं। और अगर 30 साइकिल्स आप पीसीआर की करा दोगे तो अप्रॉक्स 1 बिलियन स्ट्रैंड्स आपको मिल जाएंगे। पीसीआर टेक्निक भाई बहुत खतरनाक होती है। ये आपकी बायोरिएक्टर्स की फोटो दे रखी है। इस बायोरिएक्टर, दिस इज द सिंपल स्टर्ड बायोरिएक्टर, जिसमें एसिड बेस बैलेंस सिस्टम होता है, फोम ब्रेकर एंड फ्लैट ब्लेड इम्पेलर होता है। ये जो फोटो दे रखी है, देख यहाँ पे बता रखा है स्पार्स्ड ट्यूब बायोरिएक्टर, जहां पे एक स्पार्स्ड ट्यूब दे रखी है जो एरेशन करती है और मिक्सिंग करवाती है। इन दोनों में मेजर फर्क ये है कि सिंपल स्टर्ड नीचे से कर्व्ड होता है, ये चपटा होता है। इसमें एक स्पार्स्ड ट्यूब होती है, उसमें नहीं होती है। मेजर डिफरेंस वही है। फिर आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, दैट इज द 10th चैप्टर। इसमें सबसे पहले फोटो दे रखी है कॉटन की, कि कैसे कॉटन की खेती को कॉटन बॉलवर्म तबाह कर रहा था। छेद दिखा रखा है कॉटन के पौधे में। दूसरी फोटो दे रखी है आपके तंबाकू के पौधे में मिलोडिकाइन इनकॉग्निशिया निमाटोड की वजह से होने वाली डिजीज, रूट नॉट डिजीज की फोटो, कि किस तरह जब वो निमाटोड टबैको के पौधे को खाता था तो कैसे टबैको के पौधे में रूट नॉट डिजीज हो जाती थी।
ये डायग्राम दे रखा है, दैट इज इंसुलिन का डायग्राम है। यहाँ पे बता रखा है जो प्रो इंसुलिन होता है उसके पास ए, सी और बी पेप्टाइड चेन्स होती हैं, पर जो मेच्योर इंसुलिन होता है उसके पास सिर्फ ए और बी चेन होती है, सी चेन को रिमूव कर देते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रो इंसुलिन एंड मेच्योर इंसुलिन पूछा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर आता है इकोलॉजी यूनिट का, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसमें इस डायग्राम में दिखा रखा है कि एक जगह की पॉपुलेशन पे फर्क कैसे आता है। अगर यहाँ पे भाई बहुत सारे बच्चे पैदा होंगे, नेटैलिटी होगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, मोर्टैलिटी मतलब डेथ होगी तो पॉपुलेशन घटेगी, लोग आके रहने लगेंगे, इमिग्रेशन, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोग निकल जाएंगे तो पॉपुलेशन घटेगी, इमिग्रेशन। इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ है जो आपकी दो टाइप की ग्रोथ को यहाँ पे मेंशन कर रहा है। दैट इज पहली है आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, ठीक है। यहाँ पे दूसरा ग्रोथ कर्व दे रखा है आपको लॉजिस्टिक एंड एक्सपोनेंशियल। पहला वाला ग्रोथ कर्व है एक्सपोनेंशियल, दूसरा वाला है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, और दोनों के बकायदा फॉर्मूला दे रखे हैं। अब इन पे क्वेश्चन क्या आता है। सो मेनली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व क्या होता है, अगर हमारे पास अनलिमिटेड खाना है, पानी है, हर चीज अनलिमिटेड है, तो भाई ग्रोथ तो एक्सपोनेंशियल होगी, नॉन स्टॉप। फॉर्मूला होता है dn by dt इक्वल्स टू rn। और अगर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो एक समय पे तो रिसोर्सेज कम पड़ने लगेंगी, तो ग्राफ बेटा सैचुरेशन की तरफ आता है, और के होता है एसिम्प्टोट, मतलब एक ऐसी पोजीशन पे आ जाता है जहां ये कांस्टेंट हो जाता है। इसका फॉर्मूला है dn by dt इक्वल्स टू rn k माइनस के अपॉन के। क्लियर है, फॉर्मूला पे भी क्वेश्चन आता है, दोनों के ग्राफ पे भी आता है, आइडेंटिफाई करने भी आता है, ड्रॉ करने भी आता है। फिर ये फोटो दे रखी है भाई एक म्यूचुअल रिलेशनशिप की, फिग एंड वॉस्प का रिलेशनशिप। यार फिग एंड वॉस्प दोनों म्यूचुअलिज्म बहुत प्यारी तरीके से दिखाते हैं, और दोनों इतने प्यारे प्रेमी हैं कि एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, है ना। तो एक तरफ है फिग जो भाई मतलब ऐसा पौधा है जो वेट करता है कि वॉस्प आएगा तो मैं पॉलिनेट होऊंगा, और जो वॉस्प है वो ढूंढता है फिग को कि मैं उसी में जाके अपने अंडे दूंगा, क्योंकि उसके जो अंडे जब लार्वा बनते हैं वो इसी के सीड्स को खा के बड़े होते हैं, क्योंकि अपने सीड्स उसके बच्चों को देता है खाने के लिए। ये एक बी पॉलिनेटर है जो किस पे, ऑर्किड के पौधे पे पॉलिनेट कर रही है। सेम डायग्राम हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी देखा था। फिर आता है आपका नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में सबसे पहली चीज आ जाती है, हालांकि ये डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, दैट इज डीकॉम्पोजिशन। अब डीकॉम्पोजिशन में क्या होता है, मान लीजिए ये एक पेड़ है, पेड़ पे से पत्ती झड़ी, अब भाई पत्ती तो झड़ गई, अब पत्ती झड़ेगी तो इसको क्या है, डीकम्पोजर्स जैसे अर्थवर्म्स वगैरह क्या करेंगे, इसको डीकम्पोज कर देंगे, मतलब ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, जिसको कहते हैं हम फ्रेगमेंटेशन। क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया डीकम्पोजर्स ने। अब ये क्या होगा, इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं लीचिंग। ठीक है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स इससे निकले वो सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब क्या हो सकता है, अब ये जो बची हुई पत्ती है इसको और डीकम्पोजर्स जैसे मशरूम वगैरह डीकम्पोज करके क्या बनाते हैं, ठीक है, इसका बनाते हैं ह्यूमस। क्या बनाते हैं, ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, इसके ऊपर आप लोगों के शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है, डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस होती है, ठीक है, जो धीरे धीरे जब ये ह्यूमस डीकम्पोज होता है, इसका कैटाबॉलिज्म होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, फिर इसमें से जो मिनरल्स होते हैं वो सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ओवरऑल ये पूरा चार्ट डीकॉम्पोजिशन का है। डीकॉम्पोजिशन ओवरऑल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका ये डायग्राम ड्रॉ करने नहीं आता है, पर इसके ऊपर पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर यहाँ पे एक फूड चेन दे रखी है कि ग्रास को गोट खाएगी, गोट को मैन, ग्रास प्रोड्यूसर है, गोट प्राइमरी कंज्यूमर है, मैन सेकेंडरी कंज्यूमर है, फूड चेन है। यहाँ पे डायग्राम दे रखा है आपको अलग अलग जो फूड चेन्स है उनके बारे में, कि कैसे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे हमेशा प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। यहाँ पे आपको टेरेस्ट्रियल और वाटर फूड चेन के बारे में
ठीक है, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल फूड चेन के एग्जाम्पल दे रखे हैं कि भाई हमारी टेरेस्ट्रियल फूड चेन में कौन हो सकते हैं प्रोड्यूसर्स, ग्रास एंड ट्रीज। हमारी एक्वेटिक फूड चेन में प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स। फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं हमारी एक्वेटिक फूड चेन में, जूप्लैंक्टन्स। और भाई टेरेस्ट्रियल फूड चेन में कोई भी हो सकता है, ग्रास हॉपर, काओ, गोट। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स कैन बी बर्ड्स एंड वुल्फ, और फिशेस हो सकती है एक्वेटिक सिस्टम में, मैन एंड लायन इन टेरेस्ट्रियल, और एक्वेटिक में कोई वाटर बर्ड जैसे फ्लेमिंगो वगैरह हो सकती है, या कोई कार्निवोरस फिश हो सकती है। मेजरली बस याद रखना, जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता, कि एक्वेटिक फूड चेन में फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूसर्स होते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर जूप्लैंक्टन, ये चीज याद रखना बस। फिर यहाँ पे आपके एनर्जी फ्लो का एक चार्ट दे रखा है कि कैसे 10% जो एनर्जी होती है वही एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में पास होती है, बाकी एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा ये दर्शा रखा है उन्होंने। ये आपके भाई पिरामिड ऑफ नंबर दे रखा है। पिरामिड ऑफ नंबर में क्या होता है, जैसे ही नंबर्स बढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि प्रोड्यूसर्स, मान लीजिए घास है, घास सबसे ज्यादा है, ठीक है, फिर घास को खाने वाले मेंढक कम हैं, उन मेंढक को खाने वाले सांप और कम हैं, और उसको खाने वाले ईगल और कम हैं। तो ये एक अपराइट पिरामिड है। कैसा पिरामिड है ये, अपराइट। ठीक है, तो इट इज अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम का जो है पिरामिड ऑफ नंबर दे रखा है। ये दे रखा है आपका सेकंड पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या होता है, वजन के बेसिस पे, कि भाई वजन किसका सबसे ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कि भाई नीचे जो सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूसर्स है उनका वजन ज्यादा है, एज वो ऊपर बढ़ते जा रहे हैं वजन कम होता जा रहा है। फिर आप देखेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड भी होता है। इन्वर्टेड किस केस में होता है, इन्वर्टेड होता है एक्वेटिक केस में। एक्वेटिक चार्ट कैसे, आप यहाँ पे देखोगे तो फाइटोप्लैंक्टन्स का वजन कम है, ठीक है, सपोर्ट्स लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जूप्लैंक्टन्स कंपैरेटिव। तो बोल रखा है स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप फाइटोप्लैंक्टन्स कम है, जूप्लैंक्टन्स का वजन ज्यादा है। ओवरऑल अगर आप चलो फाइटो और जू भी मत देखो, आप तो मान लो कि फाइटोप्लैंक्टन है और कोई मछली है, तो मछलियों का वजन तो फाइटोप्लैंक्टन से ज्यादा ही होगा। तो नॉर्मली एक्वेटिक केस में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास होता है। फिर दे रखा है पिरामिड ऑफ एनर्जी, जो कि हमेशा अपराइट होता है, क्योंकि एनर्जी हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, नीचे से ऊपर की तरफ। आपको पता होना चाहिए सन से मात्र 1% एनर्जी ही प्रोड्यूसर्स के पास जाती है, बाकी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स में मात्र 10% एनर्जी जाती है। जैसे आप देखो यहाँ 10,000 जूल्स है, डिवाइड बाय 10 1000, डिवाइड बाय 10 100, डिवाइड बाय 10 10। ठीक है, सन से मात्र 1% एनर्जी प्रोड्यूसर्स के पास आती है, बाकी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स में 10% एनर्जी ही जाती है। फिर आता है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, विच इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी। इसमें दे रखा है ये डायग्राम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस डायग्राम पर काफी बार बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, आपके नीट के एग्जाम के अंदर, सीयूईटी के एग्जाम, काफी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ क्या। ठीक है, तो पहला दे रखा है आपके इनवर्टिब्रेट्स का पाई चार्ट। तो भाई ये डायग्राम क्या बता रहा है कि सबसे ज्यादा इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन है। इंसेक्ट के बाद आते हैं अदर एनिमल्स, अदर एनिमल्स से थोड़े कम है मॉलस्क, और सबसे कम है क्रस्टेशियंस। तो आपको यहां पर एक सीक्वेंस पता होने चाहिए कि इंसेक्ट सबसे ज्यादा, अदर एनिमल्स कम, मॉलस्का एंड क्रस्टेशियंस, इस हिसाब से आपको पता होना चाहिए। फिर सेकेंड आप पाई चार्ट देखेंगे वर्टिब्रेट्स का है कि भाई फिशेस सबसे ज्यादा हैं, फिर एम्फीबियंस, यहाँ मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। इस तरीके से जो है आप अपने चार्ट को मेंशन कर सकते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर आप लास्ट जो ये पाई चार्ट है, इस पाई चार्ट, ये तो फेवरेट है भाई उनका, यहाँ पे आपको फंगस की और एंजियोस्पर्म्स की दिखा रखी है। तो आप देखिए सबसे ज्यादा फंगस हैं, फिर एंजियोस्पर्म्स हैं, एल्गी है, फिर आपके मॉसेस हैं, फिर आपके फर्न्स एंड एलाइज और लाइकेंस हैं। इस तरीके से आपको इसमें बताना रहता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। पाई चार्ट पे क्वेश्चन आते हैं। ये लास्ट आपके दे रखा है, ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप ग्राफ है।
ठीक है। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप ग्राफ है। बेसिकली इस ग्राफ का क्या होता है, फॉर्मूला होता है SC इक्वल्स टू AZ। तो अगर आप ये ग्राफ बनाते हो तो नॉर्मली ये ग्राफ क्या होता है, ऐसे पैराबोला टाइप होता है, बट आप जब इसको लॉग में कन्वर्ट करते हो तो इट इज log S log C प्लस Z log A, तब आप इसका ग्राफ एकदम स्ट्रेट हो जाता है। तो इट इज अ स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ठीक है, स्पीशीज और एरिया बता रखा है। एंड डन, आपका सब कुछ खत्म। जो जो डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर इंपॉर्टेंट हैं वो सारे डायग्राम्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, उन पर मैंने बकायदा इंपॉर्टेंट लिखा है। तो मेजरली अगर आपको ऐसे लगता है मैम हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स जो मैंने लिखे हैं उन पे फोकस कर लेना। पर मैं नहीं चाहती थी कि पूरी एनसीईआरटी में ऐसी कोई भी फोटो हो या इमेज हो जो आपकी छूट जाए। कल को आप लोग सोचो यार मैम इस इमेज से क्वेश्चन उठ के आ गया तो हमने कभी देखी ही नहीं थी। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू गाइस। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर जो भी बच्चे हेल्प कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की लिस्ट भी नीचे कमेंट सेक्शन में बच्चों को बता देना। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर योर एग्जाम्स। मचा दो यार। आई होप आप सब फुल मार्क्स स्कोर करके आए। मेरी खूब सारी विशेस हैं आप लोगों को। बाय बाय एवरीवन।